तो 50% टैरिफ का ये ज़लज़ला, ये जो भूकंप है, इसकी पूरी मैं कहूँगी गाज गिर चुकी है पूरे तरीके से भारत के कारोबारी जगत पर। वो सारी दुनिया को ये सिग्नल दे रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो करूंगा, और क्योंकि हम सबसे बड़ी ताकत हैं तो हम जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। एक निकम्मी सरकार की वजह से, और वो चूंकि ये नहीं समझ पाए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कारोबार कैसे करना है, उनके साथ रिश्ते कैसे बरतने हैं, जिसका खमियाजा भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार को अपनी नीति जो अभी तक बड़े बड़े संगठनों को जो फायदा पहुंचा रही थी, क्रोनी कैपिटल्स को फायदा पहुंचा रही थी, उससे हटके उन्हें छोटे मझौले और जो माइक्रो यूनिट्स और एग्रीकल्चर, इनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सूरत, नरेंद्र मोदी का स्टेट गुजरात, सूरत जो पूरी दुनिया में अपने डायमंड के उद्योग के लिए मशहूर है। कई जो वर्कशॉप्स हैं वो बंद होने के कगार पर हैं। जबकि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वियतनाम है, उनके ऊपर 18, 19, 20% की टैरिफ है। और जैसे ये 50% हुआ तो अब तो ऑर्डर्स मिलने का सवाल ही नहीं उठता है कि वहां से ऑर्डर ये आ सकते हैं। हजारों लाखों लोगों की जो कारोबार है, जो रोजी रोटी है, उन पर संकट के बादल मंडरा गए। तो इस तरह करीब 47-48 बिलियन डॉलर का हमारा जो ट्रेड है अमेरिका के साथ, उस पर असर पड़ेगा। इस सरकार को क्यों समझ नहीं आती, या समझ लें हम कि यही वो वक्त है, चाहे वोटों के लिए ही सही, चाहे राजनीति के लिए ही सही, लेकिन अब तो कम से कम नरेंद्र मोदी के कान खुलने चाहिए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब की बार ट्रंप सरकार, ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने बाकायदा अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगे और फिर डोनाल्ड ट्रंप को भारत बुलाकर भी यहाँ उनके लिए एक पब्लिक सपोर्ट जनरेट करने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि वो ये दिखाना चाहते थे कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका राष्ट्रपति उनका जिगरी है। लेकिन अब जिसे कहते हैं मुंह के बल गिरना, इस हद तक रिश्तों में खटास आ गई है कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो रिश्ते हैं उनमें जो खटास है वो उसकी कीमत क्या भारत अदा कर रहा है। आप ये देखिए, फिलहाल अपनी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो आपको, और टीवी की स्क्रीन पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये चर्चाएं नजर आएंगी जिसमें ये कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को खारिज कर दिया। यानी अब की बार ट्रंप सरकार से अब ये नरेंद्र मोदी खारिज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। 4 बार कम से कम ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की नरेंद्र मोदी को फ़ोन लगाने की, लेकिन मोदी जी के पास समय ही नहीं है। मोदी जी उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी इतने बड़े विश्व गुरु हैं, इतने बड़े नेता हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो क्या तो हम इस बात पर यकीन करें कि वाकई दोनों के बीच जो रोमांस चल रहा था, यानी ब्रदर्स के बीच जो रोमांस था वो चल रहा था, या फिर अब रिश्तों में इतनी खटास आ गई है। सीधे तौर पे इस बात को कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार और विदेश मंत्री सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को, और वो किस तरह के व्यक्ति हैं, उनका काम करने का स्टाइल क्या है और उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं किसी भी संकेत को पढ़ने में, और जिसका खमियाजा भारत को, भारत की जनता को, उसके कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। अब आप देखिए, आज ही की तारीख से 27 अगस्त से 50% टैरिफ भारत के ऊपर लागू कर दिया गया है। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया है। भारत के कई ऐसे उद्योगों के सेक्टर्स हैं जो सीधे तरीके से धड़ाम गिर रहे हैं, और मुझे लगता है हज़ारों लाखों लोगों की जो कारोबार है, जो रोजी रोटी है, उन पर संकट के बादल मंडरा गए। दिल दुख रहा है ये कहते हुए कि एक निकम्मी सरकार की वजह से, और वो चूंकि ये नहीं समझ पाए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कारोबार कैसे करना है, उनके साथ रिश्ते कैसे बरतने हैं, जिसका खमियाजा भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो विश्व गुरु तो हम बने नहीं, लेकिन जो अपने हमारे कारोबार थे, जो हमारी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री थी, उसकी हालत किस तरह तबाह हो रही है कि अब बाकायदा जो इंडस्ट्री है, आप ये सोचिए एक्सपोर्टर्स की जो बॉडी है, उन्होंने कहा है कि सरकार हमारी मदद कीजिए, क्योंकि जो प्रोडक्शन है, उत्पादन बंद हो रहा है कई चीज़ों का। और तिरुपुर, नोएडा, सूरत, कम से कम ये 3 इलाके हैं। इसके अलावा भी जो गारमेंट सेक्टर है, गारमेंट सेक्टर में भी एक तरह की आफत आ रही है। तो पहले 25%, फिर 25%, दोनों को मिला के 50% हो चुका है। इसमें आप गौर से पढ़िए। टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा इंडस्ट्री, जेम्स ज्वेलरी, लेदर, मशीनरी, फर्नीचर, मछली उत्पाद सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा जिस पर कुछ ज़रा सा रहमो करम हो गया है वो है फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ऐसे कुछ सेक्टर्स को छूट मिली है। अमेरिका इस पर एक तरह से मैं कहूँगी पूरी तरीके से एक तरह की दादागिरी दिखाते हुए राजनीति की बात करता है, लेकिन है यहाँ पर सब आर्थिक। वो कह रहे हैं कि आप जब तक रूस से कारोबार करते रहेंगे, यूक्रेन में जब तक युद्ध होता रहेगा, तब तक हम इसी तरह का बर्ताव रखेंगे। आरोप लगा रहा है अमेरिका कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। और आप इस अंदाज़ा लगाइए कि भारत के लिए
अमेरिका कितना अहम है? अमेरिका के लिए हो सकता है भारत के कारोबार करना भारत से इतना अहम ना हो, लेकिन भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जो सालाना निर्यात है वो 87 अरब डॉलर का है। इस आप सोचिए कितना पैसा हुआ, कितने ज़ीरो हुए इस गिनती में, और आधे से ज़्यादा इनमें से प्रभावित हो रहा है। ऐसा लगता है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब लगभग असंभव हो जाएगा अमेरिका के साथ भारत का कारोबार करना। तिरुपुर तिरुपुर, नोएडा, सूरत में टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई हैं, हेडलाइंस छप रही हैं। जो श्रिम्प्स होते हैं, झींगा जिन्हें हम कहते हैं, और सी फूड निर्यात पर भी बड़ा असर होगा, और अमेरिका 40% खरीदता रहा है। 40% यानी बिजनेस पे असर पड़ने जा रहा है। सूरत, नरेंद्र मोदी का स्टेट गुजरात, सूरत जो पूरी दुनिया में अपने डायमंड के उद्योग के लिए मशहूर है। पहले से वहाँ संकट हो रहा था, संकट चल रहा था, खबरें बहुत कम आती हैं, छन के ही आ पाती हैं, लेकिन अब हालत और भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी। कई जो वर्कशॉप्स हैं वो बंद होने के कगार पर हैं, और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स जो संगठन हैं वो कह रहे हैं सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार कुछ मदद कर सकती है या नहीं? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार मौजूद हैं। तो 50% टैरिफ का ये ज़लज़ला, ये जो भूकंप है, इसकी पूरी मैं कहूँगी गाज गिर चुकी है पूरे तरीके से भारत के कारोबारी जगत पर, छोटे और बड़े कारोबारियों पर, और इसका क्या लंबा असर होगा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम प्रोफेसर अरुण कुमार से। जाने माने अर्थशास्त्री हैं, भारत के अलावा पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं हैरान इस बात को लेकर हूँ कि अक्सर बात ये की जा रही थी कि ये सिर्फ डराने के लिए 50% टैरिफ लगाया गया है, वरना एशिया में सिर्फ ये आप सोचिए सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया है। तो ये कोई निजी दुश्मनी है नरेंद्र मोदी से, कोई राजनीतिक दुश्मनी है? ये माना जा रहा था कि वापस चले जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का खुद का बयान मुझे याद आ रहा है जिसमें वो ये कह रहे थे कि हाँ ठीक है, अभी तो हमने कहा है, लेकिन कुछ भी बदल सकता है, बात तो आगे पीछे हो सकती है। इस तरह के एक मिक्स सिग्नल्स देने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तो ये आज से अप्लाई हो गया। जी हाँ, धन्यवाद। जो ये हो रहा है वो एक तरह से दादागिरी है ट्रंप की, प्रेसिडेंट ट्रंप की। वो सारी दुनिया को ये सिग्नल दे रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो करूंगा, और क्योंकि हम सबसे बड़ी ताकत हैं तो हम जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। तो जैसे कि अभी तक डब्ल्यूटीओ के तहत सारे नेगोशिएशन होते थे कि कौन किसके ऊपर कितना टैरिफ लगाएगा, उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। जो उनके सबसे क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर ईयू है, कनाडा है, उन पे उन्होंने जबरदस्त टैरिफ लगा दिया और उनसे जबरदस्त कंसेशन ले लिया। जापान और ईयू तो 550-600 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने की बात कर रहे हैं, और जापान ने तो ये एग्री कर लिया कि जो 90% उससे प्रॉफिट कमाएंगे वो भी अमेरिका में ही इन्वेस्ट करेंगे, वो अमेरिका से बाहर नहीं निकालेंगे। तो जो उनके सबसे नजदीकी थे उनसे वो कंसेशन ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो अर्थव्यवस्था है, वो सबसे कंसेशन ले रही है। तो वो चाहते हैं कि भारत से भी कंसेशन ले, और दो तरह के कंसेशन वो चाहते थे। एक तो ये हमारा कृषि का बाजार खुल जाए, जिससे उनका जो कृषि का जो व्यापार है वो भारत में हो सके, वो जीएम प्रोडक्ट्स वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भारत आ सके, जो उनका दूध का व्यापार है वो यहाँ पे बढ़े, उनका कॉर्न का और जो सोयाबीन वगैरह का है वो बढ़े। और दूसरी बात वो कह रहे थे कि जो आप रूस से अपना ट्रेड कम कर दीजिए, और इसके बारे में कई बार बात हुई है। जो बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कहा, वांस ने भी कहा कि भारत एक तरफ कह रहा है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक जो बिहेवियर नहीं कर रहा है। वो नहीं चाहते कि भारत ब्रिक्स का हिस्सा बने, या वो जो रूस और चीन के साथ वो साठगांठ करे। वो चाहते हैं सीधे सीधे भारत चीन के खिलाफ खड़ा हो जाए, जैसा कि वो क्वाड वगैरह में वो कोशिश कर रहे थे। तो भारत ये दोनों चीजें नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत का जो किसान है वो छोटा किसान है। 85% जो किसान है वो 5 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं, उसमें भी आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ वाले किसान बहुत हैं, जो ज्यादा से ज्यादा लाख रुपए साल का कमाते हैं। वो अमेरिका के किसान के सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अमेरिका में सबसे जो मिनिमम जो छोटे से छोटा होता है वो 250 एकड़ का होता है। उसके पास 10 करोड़ की मशीनरी वगैरह होती है, उसको 25 लाख रुपए साल की सब्सिडी मिलती है अमेरिका की सरकार से। तो हमारा भारत का जो किसान है वो नहीं खड़ा हो सकता, वो हम बाजार नहीं खोल सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी भी 46% लोग किसानी में हैं। शामिल दूसरी है तरफ किसानी में, और दूसरी तरफ प्रोफेसर अरुण कुमार ये भी मसला है, और दूसरे घरेलू राजनीति के तौर पे भी अभी हमने देखा, बहुत वक्त नहीं गुजरा है जब घरेलू नीतियों की वजह से, कृषि कानून की वजह से पूरे देश का किसान सड़कों पर आ गया था। तो इसकी तो बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत है। अगर नरेंद्र मोदी चाहें भी तब भी वो कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, क्योंकि वरना किसान नाराज हो जाएंगे, आधा भारत नाराज हो जाएगा। जी हाँ, और हालत खराब हो जाएगी बहुत, अगर ये
हमारे जो 60% लोग जो किसानी पे निर्भर हैं, अगर उनको धक्का लगता है बाहर से जो सामान आने लगेगा तो उनकी आमदनी और कम हो जाएगी, हमारा बाजार और गिर जाएगा। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा क्योंकि डिमांड कम है, डिमांड और कम हो जाएगी। दूसरी चीज जो चाहते हैं कि हम रूस से ट्रेड खत्म कर दें या कम कर दें, वो भी हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी हमारा 50% डिफेंस का इक्विपमेंट रूस से आया हुआ है, खासकर S-400 मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया, हमारे जो सुखोई एयरक्राफ्ट हैं, ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, ये सारा रूस का है। तो हम रूस के साथ भी जो नाता इतनी आसानी से जो खत्म नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज जो ये है कि अभी हम चीन से भी दब रहे हैं, रूस से भी दब रहे हैं और अमेरिका से भी दब रहे हैं क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजी में बहुत कमजोर हैं। इसीलिए आप देखें तो अमेरिका हमें दबा रहा है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो और जगह से नहीं खरीद सकता है। इसीलिए उसको लगता है कि जो भारत को दबा के और इसको हम पूरी तरह अपने स्ट्रेटेजिक उसमें जो ले आए। अभी आप देखिए प्रधानमंत्री जी अभी जापान जा रहे हैं, क्वाड की बात कर रहे हैं, फिर एससीओ जाएंगे, वहां पे चीन के साथ और रूस के साथ बातचीत होगी। तो हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही कमजोर है इस समय। बहुत कमज़ोर और नाज़ुक हमारी स्थिति है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब क्या होगा? ये जो असर, पहली खबरें जो आनी शुरू हुई हैं, इसमें जो बाकायदा जो एक्सपोर्टर्स के जो संगठन हैं, वो बहुत फ़िक्रमंद हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अजी हुज़ूर सरकार हमारी मदद कीजिए। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बनाने वाले हैं चीज़ें, वो अपना प्रोडक्शन वो बंद कर रहे हैं, रुक रहा है उनका प्रोडक्शन। और ख़ासकर ये तिरुपुर, नोएडा, सूरत, ये बड़े-बड़े प्रोडक्शन के सेंटर्स हैं जो हज़ारों, लाखों लोगों को रोज़ी-रोटी देते हैं, उन्हें नौकरी देते हैं। एक हमारे मित्र हैं कर्नाटका के, वो बता रहे थे कि बेंगलोर में कम से कम 3 लाख ऐसे हैं, उनमें औरतें हैं ज़्यादातर, जो बेरोज़गार हो जाएंगी, जो गारमेंट फैक्ट्री से आती हैं, गारमेंट इंडस्ट्री से आती हैं। तो ये तो बड़ी हाहाकार वाली स्थिति हो गई है। देखिए करीब करीब हमारा जब $47 बिलियन का जो ट्रेड है अमेरिका के साथ, वो करीब करीब खत्म हो जाएगा क्योंकि ट्रम्प साहब के आने के पहले हमारा जो वहां पे एक्सपोर्ट होता था उसमें 3% का एवरेज में टैरिफ लगता था, और 3% का 47% बढ़ के 50% जब हो जाएगा तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। जबकि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वियतनाम है, उनके ऊपर 18, 19, 20% की टैरिफ है। तो हमारा जो माल है वो करीब करीब 30% जो नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इसलिए ये सारी की सारी जो एक्सपोर्ट जो है, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उनमें परेशानी आ जाएगी। और जैसे आपने सही कहा कि ये सारे यूनिट्स ऑलरेडी बंद हो रहे थे क्योंकि ऑलरेडी ये लग रहा था कि टैरिफ 25% तो लगा ही दिया है, 25% और लगेगा तो इस पे और तो ऑर्डर्स तो ऑलरेडी कम हो गए थे। और जैसे ये 50% हुआ तो अब तो ऑर्डर्स मिलने का सवाल ही नहीं उठता है कि वहां से ऑर्डर ये आ सकते हैं। तो इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे ये पड़ेगा कि हमारे जो ये एक्सपोर्टर्स हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और वो कह रहे हैं कि हमें सब्सिडी मिले, लेकिन सब्सिडी सरकार इतनी दे नहीं सकते क्योंकि अगर 30-40% की सब्सिडी देनी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा खर्चा उस पर होगा। तो हमारे एक्सपोर्टर्स को तो धक्का लगेगा ही लगेगा। उसके साथ साथ जो अनिश्चितता है, अनिश्चितता के बढ़ने से हमारा इन्वेस्टमेंट भी अर्थव्यवस्था में कमजोर पड़ेगा क्योंकि हमारा रुपया कमजोर होगा, हमारा स्टॉक मार्केट में भी असर पड़ेगा, वहां पे भी कमजोरी आएगी। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही कम हो रहा था, वो और भी कम हो जाएगा। तो दूसरा बड़ा धक्का ये लगेगा कि हमारे यहाँ डिमांड की कमी हो जाएगी। इस डिमांड की पूर्ति करने के लिए सरकार को कृषि पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कृषक जो है करीब 45 मैं आती हूँ समाधान की तरफ, मैं आती हूँ, आखिरी सवाल पे रखूंगी समाधान को, लेकिन यहाँ मैं समझना चाहती हूँ इंडस्ट्री वाइज जो ये कहने की कोशिश है कि टेक्सटाइल्स है, जेम्स ज्वेलरी और लेदर, मशीनरी, फर्नीचर, मरीन प्रोडक्ट्स, इन सब पे मार पड़ रही है। तो ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हैं ये इंडस्ट्रीज़? और इसके अलावा जो अभी बची हुई लग रही हैं जैसे स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स को भी बचा के रखा है, ये तो एक खुशी की बात है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, बड़े बड़े जो वाहन हैं, खासकर एसयूवीज़ जो हैं वो, और सेडान्स भी, इनको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो पहले मुझे पहले सवाल का हिस्सा ये है कि ये जेम्स और ज्वेलरी वाला, लेदर, मशीनरी, फर्नीचर, मरीन प्रोडक्ट्स, ये कितना बड़ा सेक्टर है भारत में? और ये जो कितने लोगों की हम बात कर रहे हैं, कितने हाथों की, कितने कामगर हाथों की हम बात कर रहे हैं? देखिए 10-10 बिलियन डॉलर का हमारा जो एक्सपोर्ट है, जैसे कि अप्रैल में है जो कपड़े बना के हम बेचते हैं, हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी है वो भी 10 बिलियन डॉलर का। तो इस तरह करीब 47-48 बिलियन डॉलर का हमारा जो ट्रेड है अमेरिका के साथ, उस पर असर पड़ेगा। तो ये मतलब जो असर पड़ेगा इसमें जो यूनिट्स हैं उसमें लाखों लोग काम करते हैं। जैसे कि आपने सही गिनाया, सूरत हो गया, नोएडा हो गया, तिरपुर हो गया, बाकी भदोई में कारपेट है, बाकी और सब जगह है।
तो ये सारे जो लेबर इंटेंसिव एरिया है, तो इसमें लाखों लोग काम करते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ेगा। सरकार को क्या करना चाहिए इसको जो है करेक्ट करने के लिए? तो मेरा ये मानना है कि जो अभी इन्होंने जीएसटी में रिडक्शन किया है, तो जीएसटी का रिडक्शन इसलिए किया है कि जिससे कि ओवरऑल डिमांड जब बढ़ जाए, क्योंकि जब जीएसटी में रिडक्शन होता है तो आपके गुड्स और सर्विसेज सस्ते हो जाते हैं, तो वो ओवरऑल, लेकिन वो एक्सपोर्टर्स को फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि एक्सपोर्टर्स के ऊपर तो जीएसटी था नहीं, तो इसलिए वो एक्सपोर्टर्स को डायरेक्टली तो फायदा नहीं पहुंचाएगा, पर लेकिन ओवरऑल डिमांड में उसका असर हो सकता है। लेकिन जो हमारा जीएसटी जो पे करने वाली कंपनियां, वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे अरुण जेटली जी ने कहा था कि 5% यूनिट 95% जीएसटी देते हैं, तो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो तो जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, और वहीं पे सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जीएसटी के कम करने से बड़ी बड़ी यूनिट्स को फायदा होगा, लेकिन छोटे यूनिट्स को उससे फायदा नहीं होने वाला है। तो उसके लिए जीएसटी को रिफॉर्म करना जरूरी है। ये जो रिडक्शन रेट का है वो रिफॉर्म नहीं है, उनको नुकसान हो रहा है कि वो इनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, तो उनका माल महंगा हो जाता है। तो जी। इनपुट क्रेडिट को कैसे हम खत्म करेंगे, जीएसटी को रिफॉर्म करेंगे, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, फिर जो हमें जो माइक्रो सेक्टर और स्मॉल सेक्टर है, उसको हम खत्म करके बड़े सेक्टर को आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो स्मॉल सेक्टर और माइक्रो सेक्टर, जहां पे कि जो करोड़ों लोग काम करते हैं, 11 करोड़ के करीब लोग काम करते हैं, उसको हम बढ़ावा दें, उसके वहां पे हाथ में जो आमदनी ज्यादा आए, तो उससे डिमांड बढ़ेगी। उसी तरह कृषक हैं, करीब 11 करोड़ कृषक हैं, उनकी आमदनी बढ़ेगी तो फिर डिमांड बढ़ेगी। तो ये जो 22 करोड़ के करीब जो हमारे कृषक हैं, जो माइक्रो सेक्टर स्मॉल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, इनके हाथ में परचेजिंग पावर देना जरूरी है। तो सरकार को अपनी नीति, जो अभी तक बड़े बड़े संगठनों को जो फायदा पहुंचा रही थी, क्रोनी कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचा रही थी, उससे हटके उन्हें छोटे मझौले और जो माइक्रो यूनिट्स और एग्रीकल्चर, इनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे आमदनी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल। ये बहुत ही आसान और बहुत साधारण बात है ये बात आपको समझ में आती है, मुझे समझ में आती है, देश की जनता को समझ में आती है। इस सरकार को क्यों समझ नहीं आती, या समझ लें हम कि यही वो वक्त है, चाहे वोटों के लिए ही सही, चाहे राजनीति के लिए ही सही, लेकिन अब तो कम से कम नरेंद्र मोदी के कान खुलने चाहिए कि उनके कारोबारी मित्र उनका फ़ायदा नहीं करेंगे। अगर देश की इकोनॉमी ख़राब हो गई तो कारोबारी मित्र भी उनको नहीं बचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर अरुण कुमार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।